नमस्ते बच्चों। तो आज हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था उसके आगे की चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने देख लिया था कि हम एक वेक्टर को दो सेपरेट वेक्टर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन, 2D रिजोल्यूशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन जस्ट रिकॉल करा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक वेक्टर ए है और मेरे पास कोई एक लाइन है, मे बी एक्स एक्सेस। ठीक है, ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, तो मैं दो कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। दिस प्लेज द रोल ऑफ ए पैरेलल एंड दिस प्लेज द रोल ऑफ ए परपेंडिकुलर। ओके, ये एंगल थीटा है, तो मैंने आपको सिखा दिया है कि ए पैरेलल को आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। ए परपेंडिकुलर को आप क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। ठीक है, अब इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आई जे। अगर मैंने इसे एक्स एंड वाई एक्सिस दे दिया है तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट ए वेक्टर इज नथिंग बट ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। पर ध्यान रहे ए cos थीटा तभी आएगा जब एंगल वेक्टर का x एक्सिस के साथ दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, इसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई लाइन है और उस लाइन के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है थीटा, तो उस वेक्टर का अलोंग द लाइन कंपोनेंट जो निकलता है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट निकलता है उसका परपेंडिकुलर टू लाइन। सो दिस इज ए पैरेलल एंड दिस इज ए परपेंडिकुलर। सो यू राइट ए पैरेलल एज a cos theta, a perpendicular as a sin theta. This is always true. Along line component is cos, perpendicular component is sin. So इतनी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो आज हम बात कर रहे होंगे कुछ सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन की, उसके बाद इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन इज? ठीक है, इसको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। ठीक है, आप जिस भी रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आप उस रूम में कितने कॉर्नर्स काउंट कर सकते हैं? यस, 8 कॉर्नर्स, 4 ऑन द फ्लोर एंड 4 ऑन द रूफ। ठीक है, assuming a normal room, not circular or cylindrical. Alright, so 8 corners you can have. Now, can you think of body diagonals of that room? Body diagonal का मतलब फ्लोर का एक कॉर्नर और उसके जस्ट अपोजिट रूफ का एक कॉर्नर, ये हो गया बॉडी डायगोनल। वैसे ही इधर के फ्लोर का एक कॉर्नर और इधर की रूफ का एक कॉर्नर, ये भी क्या हो गया आपका बॉडी डायगोनल। ठीक है, सो बॉडी डायगोनल वाला जो लाइन दिख रहा है, कुछ ऐसा वेक्टर विजुलाइज करिए जो कि बॉडी डायगोनल के अलोंग है। ठीक है, और उसे मुझे रिजॉल्व करना है किसके अलोंग? तीन साइड, तीन एडजेसेंट साइड्स के अलोंग। जैसे आप सोचो तो ये साइड एक हो गई, एक के ऊपर चली गई और एक ये साइड। मींस कोई भी कॉर्नर पकड़िए रूम का और वहां से तीन जो साइड जा रहे होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वो कहलाएगा क्या? 3D रिजोल्यूशन, एंड इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व वेक्टर इन स्पेस और 3 डायमेंशन। सी हाउ इट वर्क्स। So I'm here, just समझिए इस बात को। So हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, सो हियर इज ए क्यूब। इसकी कुछ साइड्स आपको नहीं दिख रही है तो मैं दिखा देता हूँ। Okay, something like this you can visualize. Okay, now here I am taking this particular side. So just here एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, ये बॉडी डायगोनल है
ठीक है, मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। Alright, I hope you can see this. This is my vector जिसे मुझे क्या करना है, रिजॉल्व। तो रिजॉल्व करेंगे कैसे वो समझते हैं अपन। यहाँ पे 3 एक्सेस आपको विजुअलाइज करनी है। इसे ओरिजिन मानिए, ये एक्सेस रहेगी, एक ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये आपकी एक्सेस रहेगी, ठीक है। तो इसे आप चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और एक ये एक्सेस रहेगी, ठीक है। इट्स योर थिंग कि आपको किसे क्या एज्यूम करना है। तो चलिए मैं इसे एक्स एक्सेस मान रहा हूँ, इसे वाई एक्सेस मान रहा हूँ, और इसे जेड एक्सेस मान रहा हूँ। तो बच्चों बोर्ड का जो प्लेन दिख रहा है आपको वाई जेड प्लेन है, बाकी सारी चीजें बाहर की तरफ है, ठीक है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं, हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट अस रिजॉल्व इट। तो मैं क्या करूंगा, कैसे करते हैं रिजॉल्व भाई, हेड ऑफ द वेक्टर से क्या करते हैं अपन, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स डू इट। तो मैं हेड ऑफ दिस वेक्टर से किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, जेड एक्सिस पे सबसे पहले। तो हेड ऑफ द वेक्टर से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और बच्चों ये परपेंडिकुलर जो टॉप फेस है, रूफ है, उसके किससे पास हो रहा है, फेस डायगोनल से। सो दिस विल वर्क एज az फॉर मी, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी az if I call this vector to be a vector, ठीक है। Then I will drop a perpendicular on y-axis. So guys, on y-axis, how will it look like? It will go like this, the body diagonal of this particular side. Okay? So this will be the perpendicular. You might be seeing, और ये तो perpendicular कहाँ है? तो इसके लिए आपको अपना रूम विजुअलाइज करना है। As I told you, ये कॉर्नर उठाइए, वहाँ से वहाँ वेक्टर, तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे रिस्पेक्टिव साइड्स पे, तो आपके क्या आ जाएंगे, वो डायगोनल्स, ठीक है। तीसरा डायगोनल आएगा बच्चों ये। I hope you can understand and try my best to draw it. This will be your third perpendicular drawn on the x-axis. So here you will have 3 components basically. This particular part is your AY, and this particular part is your AZ. I'm sorry, AX. So guys, visualize, we have resolved a vector in 3 dimension into 3 components, you can think. Yes, and how we have resolved it. So for that we need to understand the angles. So let us understand, this vector makes an angle alpha, this vector makes an angle alpha with x-axis. Okay, so with x-axis it is making how much angle, alpha. With y-axis, let us consider it makes an angle beta. This makes an angle beta with y-axis, and it makes an angle gamma with z-axis. So let's take z-axis. Let us consider it makes an angle gamma. ठीक है? So guys, just be here. तो मैंने क्या ले लिया है, वेक्टर ए मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने जो कंडीशन यहाँ पे ली हुई है। So I have taken vector A, ठीक है, makes an angle alpha with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis. Now मैंने आपको 2D रिजोल्यूशन में ही सिखाया है कि अगर कोई वेक्टर एक लाइन के साथ एंगल थीटा बनाता है, देन कंपोनेंट अलोंग द लाइन इज a cos थीटा। तो बताइए यहाँ पे x एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। सो व्हाट विल बी x कंपोनेंट, यू नो इट, x कंपोनेंट विल बी इक्वल टू a cos alpha. What will be y component, it will be a cos beta. What will be z component, it will be a cos gamma. Can you understand? Okay, so this is the components I have written. And how can I express my vector here? I can express my vector A as ax I cap plus ay j cap plus az t cap. So this is how you are expressing the vector in component form, and this is very common or usual form of expressing any vector into its component in terms of I cap, j cap, k cap. So coefficient of I cap is referred as x component,
coefficient of j cap is referred as y component and coefficient of k cap is referred as z component. Okay, so आप चेक कर सकते हैं वेक्टर एडिशन से कि आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा वेक्टर ए। तो चलिए उसकी एक फील्ड दिलाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, then 4 5 6 7. There are 8 corners including 0, yes. So I want you to look at the resultant of ax and ay. Can you see ax and ay? Ax is 0 1 and ay is 0 3. So what will be the resultant of ax and ay? Will be 0 2. Can you check? Resultant of ax and ay will be 0 2. मैं डायग्राम नहीं खराब करना चाह रहा हूँ. So we'll have 0 2. Okay. Now आपने ऐड क्या क्या किया अभी ax and ay, इनका रिजल्टेंट आया आपके पास 0 2. ओके, 0 से स्टार्ट होके 2 तक. अब इसमें आप क्या ऐड करने वाले हैं az. So guys just be here and you'll get your answer. You are adding 0 2, okay, and az. 0 2 and az. ठीक है, तो आपको एक ऐसा पैरेललोग्राम विजुअलाइज करना पड़ेगा जो आपके फ्लोर का एक डायगोनल हो. ठीक है, मे बी आप अगर इसे 0 मान रहे हैं तो फिर ये हो गया. ठीक है, और दूसरा जो वेक्टर है आपका वो कहां पे है, इधर az ऊपर. अब आपका जो रेक्टेंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, यस, और उसका जो डायगोनल होगा वो आपका होगा वेक्टर a. देन ट्राई दिस एट होम. ओके, तो 0 2 में जब आप 0 6 ऐड करेंगे, ओके, सो यू विल गेट 0 4. ये कोई नंबर्स नहीं है कि 6 में से 2 गया तो 4 बच गया. नो नो, दीज आर वेक्टर्स. ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है तो x कंपोनेंट a cos अल्फा, y कंपोनेंट a cos बीटा एंड z कंपोनेंट a cos गामा होता है. ठीक है, अब मुद्दे की बात, the resultant thing. So you have to remember this result that a is square root of ax square plus ay square plus az square. The magnitude of this ax, ay and az, I'm sorry, magnitude of vector a is square root of coefficient of I cap square, coefficient of j cap square, coefficient of k cap square. ठीक है, इसका प्रूफ बड़े आसानी से किया जा सकता है. What will be resultant of ax and ay? Will be root of ax square plus ay square, and the angle between 0 2 and 0 6 is 90 degree. तो once again their resultant will be what? दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट कितना होता है, root of a square plus b square. So you will having root of ax square plus ay square का whole square plus az square का whole root. Okay, so if you want I can write here. So I'm proving this result. So I have this vector a which is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. So I'm adding these two, so I have this number 0 2 vector. I'm adding this in az vector, okay, or 0 6 vector. Now you guys, you just be with me. O2 or 0 2 vector and 0 6 vector, they are perpendicular. Okay, these two are perpendicular to each other. ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा भाई, इनका रिजल्टेंट होगा अपना मॉड ऑफ ए. इट विल बी मॉड ऑफ 0 2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 0 6 वेक्टर का स्क्वायर. नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ 0 2 वेक्टर इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का होल रूट. इट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का रूट, और उसका क्या हो रखा है यहाँ पे स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. So guys, you can check you are getting the above mentioned result there. So again you have to remember this formula. ठीक है, so when a vector is given in terms of I cap, j cap and k cap, you can find magnitude by writing root of ax square plus ay square plus az square. Okay, no doubt. Now guys, वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल कितना था अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा. तो आपको ये ध्यान रखना है नोट में
note this, your cos alpha, cos beta, cos gamma, they are called direction cosines. What they are called? Direction cosines. So you write cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines. Cosine is for cos, ठीक है? And how you find it? You know this. A cos alpha is ax. So if you want cos alpha, what will you write? Cos alpha will be ax divided by a. So remember these formulas because you will need them. A cos beta is ay. So cos beta is second direction cosine, and which will be ay divided by a, and a cos gamma is az, which is nothing but cos of gamma will be az divided by a. So this is what you have: cos alpha x by a, cos beta ay by a, cos gamma az by a. आप ये याद रखने वाले हैं. These are called direction cosines. And there is a theorem. Sometimes questions are asked on that. That sum of squares means prove cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Okay, it's a theorem. Can prove it. See, put the value of cos alpha. Let us prove. So we will have ax by a ka whole square. Then you will have ay by a ka whole square. Then you will have az by a ka whole square. Yes, यही होगा आपके पास. Now take LCM. Will have a square. Here you have ax square plus ay square plus az square. Yes. Now as mod of a is root of ax square plus ay square plus az square. So what is a square? Is ax square plus ay square plus az square. So by 1 and 2 you can say, you can put at this summation, जो summation मैंने लिखा है cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, it will become equal to a square by a square, which is 1, which is being proved. Yes. So ये एक theorem के जैसा आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? इसका proof वहाँ सामने लिखा हुआ है. That cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Here alpha, beta and gamma are angles of the vector with x-axis, y-axis and z-axis respectively. So remember. Okay, and note down. Now इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा. सो हाउ टू सॉल्व दिस? ये तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. आपको क्या पता है? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1. It is asking sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. सीधी बात है. sin को किसमें कन्वर्ट कर लो? cos में. तो sin square alpha की जगह क्या लिख सकता है? 1 minus cos square alpha. ठीक है, आपको पता है sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. Same way you can write 1 minus cos square beta. ठीक है भाई, plus 1 minus cos square gamma. ये भी सही है. फिर क्या लिख सकता है? 1 plus 1 कितना हो गया? 3 माइनस कॉमन ले लें तीनों में से, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, and you know that this summation is what? 1. So what you have? 3 minus 1, so you have 2 as your answer. Yes, and note. Now we will solve questions. It's very important. Resolution is a very important tool जो मुझे आगे भी बहुत काम आने वाला है. ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले बहुत ही इजी सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं. मान लीजिए एक वेक्टर P है, which is I cap plus 2j cap minus k cap. ठीक है,
find, first part I am asking magnitude of p. How will you solve this? Simple, आपको क्या दिख रहा है ये? I कैप का कोएफिशिएंट 1, J कैप का 2, K कैप का -1. So guys, write it properly. You write it as 1 into I cap plus 2 into J cap plus -1 into K cap. Now compare it with Px I cap plus Py J cap plus Pz K cap. So compare it with the standard format. यहाँ P यूज किया इसलिए मैं P लिख रहा हूँ. Px I cap plus Py J cap plus Pz K cap. So by comparison, what we get? Px is 1, Py is 2, Pz is -1. And what is the magnitude? Formula is square root of Px square plus Py square plus Pz square. So guys, what will be mod of P? You can write is simple 1 का square plus 2 का square plus -1 का square. So it will be mod of P. आपको इतना सब कुछ लिखने की सच में जरूरत नहीं है, ठीक है? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही करके बता रहा हूँ. पहला क्वेश्चन है तो 1 + 4 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास? √6 इज डेफिनेटली द आंसर. ठीक है, तो क्या करना है आपको? जब भी वेक्टर दिया जाए, मॉड पूछा जा रहा है, आई जे के फार्म में दिया हुआ है, वेरी सिंपल. इसके कोएफिशिएंट्स उठाओ, का स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट. दिस इज द मैग्नीट्यूड. नाउ second part, if I ask, find angle of vector P with coordinate axis, that is x, y and z axis. तो भाई बताओ ये x, y, z axis के साथ कितना कितना एंगल बना रहा है. तो बच्चों यहाँ पे किसका रोल आएगा? डायरेक्शन कोसाइंस का रोल आएगा. तो आपको पता है x एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है? अल्फा. y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा. तो आपको पता है कि व्हाट इज cos अल्फा? अभी अभी नोट लिखवाया था मैंने, वो होता है x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. तो बच्चों बताओ x कंपोनेंट कितना है यहाँ पे? 1. आप मैग्नीट्यूड कितना निकाल चुके हो? √6. तो अल्फा को क्या लिखोगे आप? cos इनवर्स 1/√6. ठीक है, बिल्कुल. तो चलो ये हो गया आपका क्या? x एक्सिस वाला. ठीक है, तो ये निकल गया अपना एंगल विथ x एक्सिस. सेम टूल में आप क्या निकाल सकते हो? एंगल विथ y एक्सिस. तो उसके लिए क्या लिखोगे आप? cos of beta which will be equal to py by p which will be equal to what is py is 2 divided by √6. Yes, so you can write beta as cos inverse 2/√6. Then you can find angle with z axis. Yes, sure, you can find it is cosine of gamma which will be equal to pz by p which is -1 divided by √6. So guys, gamma will be cos inverse -1/√6. So yeah, these are your answers. Angle with x axis cos inverse 1/√6, y axis cos inverse 2/√6 and z axis cos inverse -1/√6. कोई भी प्रॉब्लम है आपको बिंदास पूछ सकता है इन दोनों पार्ट्स में. ठीक है, ओके. कैन नोट. नो गाइस, आपको मैं एक नोट बता रहा हूँ. ये जो नोट लिखवाता हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें. तो ये नोट है कि मान लीजिए आपको दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं. ठीक है, एक वेक्टर ए दिया हुआ है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है b विच इज
bx I cap प्लस by j cap प्लस bz k cap। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का, ठीक है, क्योंकि तीन कंपोनेंट में आप दुनिया के कोई भी वेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हो। सो अब सपोज मैं आपको बोलूं कि राइट कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ vector A and vector B. So this condition of equality is very simple, that A is equal to B. ये कब होता है? जब A की डायरेक्शन भी B के जैसी हो, A का मैग्नीट्यूड भी B के जैसा हो। अब देखो x एक्सिस का वेक्टर कभी भी y एक्सिस वाले वेक्टर से इक्वालिटी नहीं रख सकता, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ही क्या है, एकदम अलग है। आप समझ रहे हैं? तो इक्वालिटी में क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप इक्वल टू bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। जब अपने इक्वल करेंगे तो आप बोलेंगे कि i कैप वाला टर्म किसके साथ होना चाहिए, i कैप के साथ इक्वल, j कैप वाला किसके साथ इक्वल होना चाहिए, j कैप के साथ, एंड k कैप वाला टर्म किसके साथ इक्वल होना चाहिए, k कैप वाले टर्म के साथ, क्योंकि बिकॉज ए वेक्टर इन x डायरेक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू ए वेक्टर इन y डायरेक्शन और z डायरेक्शन, वो सिर्फ x डायरेक्शन के वेक्टर के ही इक्वल हो सकता है। तो दिस इक्वेशन इंपोजेस दिस कंडीशन that ax must be equal to bx, ay must be equal to by, and az must be equal to bz. This must be true. Okay, so here is the condition of equality. तो चलिए कंडीशन ऑफ इक्वालिटी में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करके बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। सपोज आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, से it is 2i cap plus 3j cap minus 5k cap, and second vector is given to you as, say it is I cap, okay, 2i cap plus some m j cap plus n k cap, and if a vector is equal to b vector, then m plus n is, और आपको चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। जैसे सपोज इसने फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको 8, सेकेंड ऑप्शन दे दिया आपको -2, थर्ड ऑप्शन दे दिया उसने आपको 1, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया उसने आपको नन ऑफ दिस। तो गाइस बहुत इजी है, अगर आपको इक्वालिटी कंडीशंस आती है तो आप बिंदास देख सकते हैं। अच्छा 2 2 के साथ इक्वल है, m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3, अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो, और n की वैल्यू आनी चाहिए -5, तो m प्लस n हो जाएगा आपके पास 3 प्लस -5, मतलब आंसर कितना आएगा बच्चों -2। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझते हैं अपन। मान लीजिए मुझे एक वेक्टर दिया हुआ है, से सपोज c वेक्टर, जिसकी वैल्यू दी हुई है मुझे i कैप प्लस j कैप माइनस सम m k कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है d, ठीक है, which is some n I cap plus 3j cap plus 4k cap. Now if I ask, find values of m and n for which c and d are equal vectors. If ऐसे लिखते हैं अपन, find values of m and n such that c vector is equal to d vector, ठीक है। यहाँ भी आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। सपोज मैं आपको पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन ए is n equal to 1 and m equal to -4, ठीक है। ऑप्शन बी से n equal to 1 m equal to 4, ऑप्शन सी से n equal to 4 m equal to -1, option D there are no values of m and n
such that C vector is equal to D vector. This is your option 4. So I read out the options here. N equal to 1, M equal to minus 4, N equal to 4, M equal to minus 1, N equal to 1, M equal to 4, and there are no values of M and N such that C equal to D. Yes, many of you will be thinking answer is A, because if N is equal to 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस 4 है, तो अगर M माइनस 4 रख दिया तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा. But guys, 1 is never equal to 3. आप J कैप का कोफिशिएंट कैसे सेम करवाएंगे? वो तो फिक्स दे दिया ना उसने. मतलब आप M N कुछ भी रख लें, ये दोनों वेक्टर कभी सेम नहीं होंगे. तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? टैली. ओके, कैन नोट दिस. So remember this. Okay, so here let us see next note. Okay, and this note talks about collinearity of two vectors. Okay, so मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. once again आपके पास vectors क्या हैं? axi cap plus ayj cap plus azk cap, और दूसरा है आपके पास vector b which is bxi cap plus byj cap plus bzk cap. ठीक है. Now vectors a and b are collinear if a can be expressed as lambda b, that I have already told you. Okay, अब इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी? If lambda is positive, A is parallel to B. Okay, and if lambda is negative, A is anti-parallel to B. You know it. अगर lambda पॉजिटिव रहा तो B की डायरेक्शन सेम होगी, तो फिर A पैरेलल हो जाएगा B के, और लैम्डा अगर नेगेटिव रहा तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट, और वो क्या हो जाएंगे? एंटी पैरेलल. एंड सिंपली लैम्डा इज अ नंबर. लैम्डा यहाँ पे क्या है आपका? कोई भी एक स्केलर, इट इज अ नंबर. ओके, तो अगर ये दो वेक्टर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? कोलिनियर. वेल, आई हैव नो प्रॉब्लम. नाउ लेट अस सी कि ये कंडीशन क्या इंपोज करता है यहाँ पे. वेल, लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ दीस टू. सो मैं यहाँ पे से एक्सप्लोर कर रहा हूँ आगे. तो मेरे पास रहेगा axi कैप plus ayj cap plus azk cap is equal to lambda times bxi cap, lambda times byj cap, lambda times bzk cap. तो बच्चों लैम्डा जो है वो थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो किसी को डाउट नहीं है. अब मैंने आपको भी सिखाया है कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में इक्वल लगा हुआ है तो उनके आई कैप कोएफिशिएंट रेस्पेक्टिवली इक्वल होते हैं, जे कैप भी होते हैं और के कैप भी होते हैं. तो चलिए उसी बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ax must be equal to lambda bx. Simultaneously ay must be equal to lambda by and az must be equal to lambda bz. Okay, so what can you say from here? You can say lambda is nothing but ax by bx. Similarly, lambda is nothing but ay by by. Similarly, lambda is nothing but az by bz. अब लैम्डा तो सेम ही है तो आप क्या लिख सकते हैं? That lambda is equal to ax by bx is equal to ay by by is equal to az by bz. So guys, I want you to remember this. This is your condition of collinearity. ठीक है? For two vectors to be collinear, these two vectors to be collinear, respective ratios of their coefficients of I, J, K must be same. Okay? इस पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक अपन.
मान लीजिए मुझे एक वेक्टर सी दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k मेरे पास एक वेक्टर डी है, ओके, विच इज से 10i प्लस mj minus nk. Okay, so here I can ask you question. Find values of m and n if c and d are parallel vectors. So how will you solve this? If I ask this question to you, you will simply think about condition of collinearity. Collinearity anyway involves parallel thing there. Yes, only thing you need to ensure that lambda must be positive. So you will anyway find it. But this is the minimum condition. So what will you write? Their respective ratios. Like what is the I cap coefficient in C is 2, I cap coefficient in D is 10. It's very important. कभी कभी क्या करता है ना वो ऐसे लिख देगा एम जे कैप प्लस 10i कैप माइनस एन के कैप। तो पहले आपको अरेंज करना है उसको, आई कैप पहले, जे कैप बाद में, के कैप सबसे बाद में, तीनों में, ताकि गलती ना हो। फिर आप क्या लिखेंगे 3/m, फिर आप क्या लिखेंगे 4/माइनस एन, माइनस कोएफिशिएंट के साथ रखना है। चलो भाई ये आ गया 1/5 इज इक्वल टू 3/m इज इक्वल टू 4/माइनस एन। आप चाहें तो इस माइनस को कहाँ लगा सकते हैं, ऊपर, कोई इशू नहीं है। अब इसके साथ इक्वल करने से तो कोई फायदा नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड को, तो आप फर्स्ट को सेकंड के साथ इक्वल करिए और फर्स्ट को थर्ड के साथ। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ इक्वल करते हैं तो मिलेगा 1/5 इक्वल टू 3/m। तो यहाँ से मिल रहा है मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से m मस्ट बी 15। ये एक आंसर हो गया बच्चों। फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ करते हैं तो 1/5 इज इक्वल टू माइनस 4/n, क्रॉस मल्टीप्लाई, so n I am getting minus 20. So these are the numbers. When m is 15 and n is minus 20, lambda is 1/5. Can you check lambda is 1/5? पॉजिटिव है तो ये वेक्टर क्या हो गया फिर, collinear. Okay, so this is again a very important note. You should remember condition of collinearity or parallelity. Okay, no doubt. Now, एक टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो इस तरीके के हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया एक p वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस k, दूसरा वेक्टर दे दिया q विच इज से 4j माइनस i प्लस k। ओके, फाइंड say first part some vector r which is equal to p vector plus 2q vector whole divided by 3. Okay, how will you solve? It's very easy. So just कुछ नहीं, डरना नहीं है आपको, बहुत ही सीधा सीधा है। r वेक्टर कैसे निकालेंगे? r वेक्टर आप p वेक्टर जैसा है वैसा लिख दीजिए, 1/3 को आप बाहर ही रख लीजिए, ये जो है तो आपने लिख दिया 2i प्लस 3j माइनस k प्लस ट्वाइस ऑफ। नाउ यू आर फ्री टू इंटरचेंज दीस टर्म्स इन समेशन, तो हैव ए हैबिट टू राइट i फर्स्ट देन j देन k। इट इज बेटर, इससे गलतियां नहीं होती हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, i प्लस 4j प्लस k। ओके, सो आई विल हैव 1/3, I'll have 2i plus 3j
minus k cap. Okay, I just need to multiply 2 inside, so I'll have minus 2 I cap plus 8 j cap plus 2 k cap. Now I told you I cap के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, j cap के साथ और k cap के साथ. तो गाइस I cap के कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको? 2. तो आप देख लीजिए ये टर्म आपस में क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट. फिर आपको j cap के भी 2 टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे. यस, सो उनको आप ऐड कर लीजिए, तो आपको मिल जाता है 3 + 8 यानी 11 j cap. तो उसके बाद आपको k cap का एक ही टर्म दिख रहा है और एक ही टर्म दिख रहा है, तो 2 k cap minus k cap will result in plus k cap. So by guys, you have this vector as 11 by 3 j cap plus 1 by 3 k cap. This is your vector r. Now once you get vector r, अब आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड बता दो इसका. तो मैग्नीट्यूड बताने में कोई दिक्कत होगी क्या हमें? बिल्कुल नहीं. तो हम लिख सकते हैं mod of r will be simply root of I cap का टर्म बचा नहीं है तो 0 स्क्वायर प्लस j cap की जगह क्या आ जाएगा 11 by 3 का स्क्वायर प्लस k cap की जगह क्या आ जाएगा 1 by 3 का स्क्वायर. तो आपको ये mod of r कितना मिल जाएगा 121 by 9. यस, एंड प्लस 1 by 9 तो आपको ये मिल जाएगा रूट ऑफ 122 by 9. यानी आप 122 को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो उसे स्प्लिट करके ट्राई कर सकते हैं, पर आपका आंसर क्या आ जाएगा रूट ऑफ 122 डिवाइडेड बाय 3. ओके, so this kind of questions can be asked to you here. I may give you some other vector. Okay, I may give you some other vector like find say some s vector which is defined as p minus 2q. So will it be a big deal to write this thing? Okay, or maybe I write p minus 3q. Find mod s. Find say angle of s vector with x-axis. Maybe this question is given to you, so not a big deal. So first of all, find s vector in terms of I, j, k. So I'll put the numbers. So what will I do? I'll write s vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap minus 3 times 4 j cap. Now I want to write in terms of I, j, k only, so it is minus I cap plus 4 j cap plus k cap. So I will write further. I have 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. Minus minus becomes plus 3 I cap and minus 12 j cap minus 3 k cap. So guys, it's easy. 2 and 3 you have 5 I cap. 3 and minus 12 we have minus 9 j cap. 4 and minus 3 you have plus k cap. So guys, this is your vector s. ओके, बट क्वेश्चन इज नॉट ओवर येट. अभी आज ही सीखा आपने डायरेक्शन कोसाइन वाला रूल. तो बताओ यहाँ पे एस एक्स की वैल्यू कितनी है 5. आपको मॉडल्स लगेगा तो उसको निकाल लेते हैं अपन. 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 25 प्लस 81 प्लस 1. तो क्या आ जाएगा अपने पास, ऐड करिए इसको. तो 25 प्लस 81 विल बी 106 प्लस 1 यानी रूट ऑफ 107. मैंने एस एक्स सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स एक्सेस के साथ एंगल चाहिए. डायरेक्शन कोसाइन रूल बोलता है cos अल्फा इज एस एक्स बाय एस वेयर अल्फा इज एंगल विद एक्स एक्सिस. सो अल्फा विल बी cos इनवर्स 5 divided by root of 107. So this can be your answer. So this kind of questions you will see in this resolution of vectors, means how to deal with simple summation of these vectors here. Okay, no doubt. Now, another, like this is very important, मैं इसे अलग से लिख रहा हूँ. Application of resolution of vectors in finding resultant. एंड इसे बहुत ध्यान से समझिए. ओके,
ये काफी काम आएगा आगे के चैप्टर्स में भी। तो चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने आपको ये एक्सेस दे दिए, so this is x axis, this is y axis, and I am providing few vectors to you. Okay, so this is my first vector which is along x axis, this I name vector 2, magnitude 2, vector p. I have another vector here which is vector q, and it has magnitude say 5 units, and this is making an angle of 37 degree with this axis, ठीक है. And along with this I have another vector here whose magnitude, say I call this vector to be s vector, whose magnitude is 10 units, and this is making an angle of 53, or I would say it is making an angle of 53 with x axis, ठीक है. तो आपको ये तीन वेक्टर्स दिए गए. वेल आई एम आस्किंग फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ these vectors p, q and s. So three vectors are given here, asking resultant. तो हमारे माइंड में क्या आ सकता है कि पहले हम p और q का रिजल्टेंट निकालना है by using our old formula root of p square plus q square plus 2pq cos theta. Yes, I have no problem, but then you would need to find the angle made by resultant of p and q with x axis. Then you will have to find angle between resultant of p and q with vector s. So it will be a very long process. And here resolution can help in or it will make our question very easy. So भैया बताइए मुझे, एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का किधर राइट में, एक लग रहा है 20 न्यूटन का लेफ्ट में, तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? नहीं. आपसे रिजल्टेंट पूछ रहा है 10 न्यूटन इधर 20 न्यूटन इधर, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट में लग रहा है. सेम में लग रहे होंगे तो ऐड हो जाएंगे. प्रॉब्लम कब आती है? जब उनके बीच में कोई एंगल बन रहा हो. ठीक है, तो इसको रिजोल्यूशन से डील कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए. सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लीजिए इन एक्स वाई डायरेक्शंस. फर्स्ट स्टेप, ठीक है. सो स्टेप 1 इज resolve all vectors along x and y. Well, let us resolve. So मैं इसे बड़ा कर रहा हूं. आप चाहें तो इनको अलग अलग भी रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए मैं पहले अलग अलग करके बता दे रहा हूं, बाद में आपको एक पे ही करना सीखना है. तो एक बार में एक ही वेक्टर ले लीजिए आप. ये आपका x है, ये y है, और यहाँ पे है आपका वेक्टर p. तो आपको p को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग. नाउ आई हैव योर अनदर वेक्टर व्हिच इज q, और वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 37 डिग्री पे, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है. तो गाइस यहाँ पे आप रिजॉल्व जरूर करें. तो q का जो रिजोल्यूशन होने के बाद आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको q का x कंपोनेंट. आई राइट एज qx, इट विल बी 5 cos 37. cos 37 आपको याद होना चाहिए, it is 4/5. So guys, here I get 4, and here I have another component. represent करना भी बहुत जरूरी होगा. So qy will be your 5 sin 37, which is 3/5. So it will be 3. So you have resolved q into two components, which is 4 along x-axis and 3 along y-axis. Now you have your vector s. So वेक्टर s को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको. ये आपका x है, ये y है, यहाँ पे आपके पास वेक्टर s है, और ये एंगल ये एंगल आपके पास 53 है. तो कोई बड़ी बात नहीं है, रिजॉल्व करते हैं. तो पहले x के अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं. सो x के अलोंग s का कंपोनेंट ये आएगा, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, 10 cos 53. यानी cos 53 कितना होता है बच्चों, वो होता है 4/5. 5 से 2 टाइम्स मतलब ये 8 आएगा. बट ध्यान रहे किस डायरेक्शन में, नेगेटिव में. वैसे इसका y कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, वो कितना आएगा, 10 sin 53. सो इट विल बी 10 into 4/5. Oh, here I did the mistake. cos 53 is 3/5 guys. So ये 6 होगा और ये 8 होगा. So here we have got all this. Can check. Now what will I do? I'll make a single diagram.
representing x and y axis. Now represent all the vectors carefully. So I have vector p having 2 units. This is my vector p having 2 units. Now I have vector q जिसका इधर मैग्नीट्यूड कितना आया है 4 units. तो आपके पास q का एक कंपोनेंट आया है 4 qx. फिर qy कितना आया है आपके पास qy 3 आया है. ठीक है, qy is 3. उसके बाद आपके पास r वेक्टर है तो r का इधर कंपोनेंट कितना आया है 6 आया है. so r का इधर कंपोनेंट आया है 6, सॉरी s का sx 6 और s का इधर कंपोनेंट कितना आया है बच्चों 8. now you do not need to write q and s as you have already written q and x in form of components. now what next is, so आप स्टेप्स भी देखते जाएं. पहला स्टेप ये है यहाँ तक. ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप. अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसी डायग्राम में यहाँ तक पहुंच जाएंगे डायरेक्ट. नाउ व्हाट टू डू, जस्ट एड द वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम डायरेक्शन एंड सबट्रैक्ट दोस व्हिच आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं तो आप नोट कर लेंगे. So now my question reduces to this 4 and 2 मिलके कितना हो गया 6 और 6 इधर. तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है x में. आप समझ पा रहे हैं क्या? 4 and 2 6 और अपोजिट में 6 से कैंसिल हो गया. ये 3 और 8 अपोजिट है तो सबट्रैक्ट होगा तो बचेगा कितना सिर्फ इधर नीचे की तरफ 5. So this is I have which is left here. So if I define resultant vector to be this p plus q plus s, then what I have with me is 5 with minus j cap. So this is my vector, and what will be the mod of this resultant? Mod of this resultant simply 5 because magnitude is always positive. So isn't it easy to solve this question by this method? And our general procedure will involve finding resultant of two vectors, then finding resultant of that resultant and the third vector by using that big formula involved cos. ठीक है, so I and also you should prefer resolution whenever more than two vectors are there and you know different angles between them. Okay, so you can note this. Now if you are little trained, then you can solve this question on single diagram. I am telling you how. Say this is x, this is y. I am just drawing the original question. This is 2. Here was q having 5 angle 37. Here was s having 10 angle 53. This was the question I gave you. So you just need to do one thing again. p को कुछ मत करो, along x axis ही है, इसको resolve करो. क्या आएगा फटाफट 5 cos 37 4 by 5, so we'll have 4. now sin 37 3 by 5 5 cancel, so we'll have 3. कौन resolve हो गया q का काम खत्म. s resolve, यहाँ sin आएगा, एंगल x के साथ बना रहा है, sin 53 4 by 5 into 10. आपको कैलकुलेशन लगेगा, आप करेंगे anyway. then this will be 6. so now I'll forget about these vectors. I have 4 2 3 6 8. 4 and 2 6 and 6 cancels out. 8 and 3 what I have 5 in negative y direction. Can you check? So this way you can solve it in single diagram. Okay. Okay, let's try one more. Suppose there is an stair, ladder. आपने ladder देखा, सीढ़ी, ठीक है, और वो ladder हमने यहाँ फिक्स कर दिया, फ्लोर पे भी और वॉल पे भी, और उस ladder से इसके बीच में है ना एक बच्चा लटका दिया उसको ऐसे हाथ से. ठीक है,
तो ये बच्चा लटका हुआ है, ओके। इस लैडर से, तो ये बच्चा लैडर पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। मान लीजिए लैडर आपका फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा लैडर को खींच रहा है ना नीचे। तो मेरा सवाल यह है कि जो फोर्स लगा रहा है लैडर पे, वो फोर्स का लैडर के अलोंग एंड लैडर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, दिस इज लैडर। सो फाइंड component of force applied by बच्चा along the ladder and perpendicular to the ladder। मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, कि बच्चा is pulling ladder by force F। तो मैं बोल रहा हूँ बच्चा कितने फोर्स से खींच रहा है लैडर को, F फोर्स से। आपको बताना है कि इस फोर्स का लैडर के अराउंड और लैडर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। मान लेंगे ना, इसीलिए मैंने बच्चा लिखा है, लग नहीं रहा कि वो बच्चा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लैडर को ड्रॉ करूंगा, बच्चे को गायब कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ एक वेक्टर फॉर्म में दिखा देंगे कैसे, फोर्स को। सो इट जस्ट बी हियर, दिस एंगल आई नो थीटा एंड हियर इज द फोर्स F। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, यस, अलोंग लैडर एंड परपेंडिकुलर टू लैडर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया मैंने। अब अपना एम रहेगा एंगल निकालना भाई। तो इस फोर्स को आप क्या करो, नीचे बढ़ाओ, तो ये 91 आएगा बच्चों। ये एंगल थीटा है, तो बताओ बच्चों ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। आप समझ रहे हैं, एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये 90 ऑलरेडी हो गया, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो फिर ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। सेम लॉजिक पे ये डॉटेड लाइन और ये जो इंक्लाइन लैडर जो है उसके बीच में एंगल 90 है, और तो फिर ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा। आप समझ पा रहे हैं क्या ये एंगल कैसे आया, बहुत मुश्किल नहीं है, सोचिए। ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल देख पा रहे हैं, तो इसका एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। सो दैट इफ आई ऐड ऑल द थ्री आई शुड गेट 180 डिग्री। नाउ दिस डॉटेड रेड लाइन एंड दिस लैडर इज मेकिंग 90 डिग्री, एंड इसका एक छोटा एंगल 90 माइनस थीटा, तो बचा एंगल कितना होगा, थीटा। तो अब आप बिल्कुल फ्री हैं इसे रिजॉल्व करने के लिए। तो देखिए कैसे रिजॉल्व हो जाएगा। ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है ना डॉटेड के साथ, तो डॉटेड के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, कॉस, है ना, और डॉटेड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, साइन। आप समझ रहे हैं, क्योंकि थीटा एंगल इंक्लाइन के साथ नहीं बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, डॉटेड लाइन के साथ। अब मैंने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि जब आप इन कंपोनेंट को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, F। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, कि यहाँ पे जो बच्चा लटका हुआ है वो लैडर को इधर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है F sin थीटा, और इधर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, F cos थीटा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं होमवर्क में, ठीक है। तो कैन नोट दिस। तो मैं आपको होमवर्क में कुछ रिजोल्यूशन ऑन वेक्टर्स प्रैक्टिस दूंगा, आप करिए उनको, ठीक है, ओके। ना मैं आपको अभी आगे बता रहा हूं पोजीशन वेक्टर के बारे में, ठीक है। ये आपके काम आएगा, काइनेमेटिक्स में भी काम आएगा। तो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत इजी है। आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
z भी हो सकता है उसमें, बिल्कुल। और एक कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वहां से मैं 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूँ, 1 2 एंड 1 वर्टिकल, कॉल देम x y z, एंड आई कैन हैव एनी पॉइंट हियर। मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये पंखा ही लटक रहा है मान लो अगर रूम में, तो इस पंखे का मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जहां पे खड़ा हुआ हूँ उस ओरिजिन को पंखे से ज्वाइन करूंगा। तो पंखे का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स आएगा बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होते हैं। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान के चल रहा हूँ x, y, z, ठीक है। इस पॉइंट को P नाम दे रहा हूँ। Then what is position vector of P is simply a vector which starts from origin and terminates at that point. This is called the position vector, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं R से, और जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उससे नीचे लिख देते हैं P। तो ये जो RP लिखा हुआ है वही इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि आप उन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें रेस्पेक्टिव एक्सिस पे, तो आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई ये जो है वो x आएगा, फिर आपने अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आएगी, y, which is y coordinate, yes, and if you draw a perpendicular on the z axis which is vertical, तो आपको सिर्फ फील करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये जो दूरी निकल के आएगी वो आपकी क्या होगी, z, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका x कंपोनेंट क्या हो गया, r का x हो गया, y कंपोनेंट क्या हो गया y, z कंपोनेंट क्या हो गया z। तो बताओ rp कैसे लिखूंगा मैं, rp लिखूंगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। आप समझ रहे हैं मोड ऑफ rp कैसे लिखेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट p, ठीक है। और यू कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आल्सो, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन के अलोंग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी राइट प्रॉपर्ली, दिस मॉड rp इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट p। सो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मॉड rp, you know it, how to find mod of vector expressed in ijk will be x square plus y square plus z square. So rest all the things you know when vector is expressed in ijk, how to solve it further. So what is position vector is a very simple term. You are given with the coordinates and you are joining that point with the origin. So vector starting from origin pointing towards that point is called position vector, and this is how it is expressed. Okay. Say for an example, if I give you, say there is a point A whose coordinates are -1, and 3 meter. Find position vector of A, position vector of point A. So what will you write position vector of point A? It's very easy. So -1 I cap plus 2 j cap and plus 3 k cap. So you'll have minus I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. If I ask mod of RA, it will be simply root of -1 ka square plus 2 ka square plus 3 ka square. So what you will have as mod of RA with you as, it will be 1 plus 4 plus 9, so it will be a root of 14. Okay, in meters magnitude वही रहेगा, यूनिट भी वही रहेगी, तो आपका ये आंसर आ गया √14 meters. So I think you are comfortable with this idea of position vector. Okay, can note down. ना इसी लिस्ट में जो एक और इम्पोर्टेंट वेक्टर निकल के आता है जो कहलाता है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इसे अपन S से लिखते हैं. What is displacement vector? Suppose you have a point, say A, having coordinates x1, y1, z1. You have another point B
whose coordinates are x2, y2, z2. Then what is displacement vector from A to B is a vector starting from A and terminating at B. This you can also call the vector which is starting from A and terminating at B. ठीक है, it has this further implication, इसे आप AB वेक्टर बोल सकते हैं. ठीक है, ये भी लिखने का तरीका होता है, जो पहले आता है वो वहां से स्टार्ट होगा, जो बाद में आ रहा है वो खत्म होगा. So we call it AB vector or you say SAB. ठीक है, displacement from A to B, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं. Now how to relate it with these coordinates written here? तो इसके लिए आप क्या करिए, you visualize your coordinate axis x, y, z. ठीक है, so you have to draw position vectors. Can draw, not a problem. So here this will be your position vector for point A. This will be your position vector for point B. So what will you write? Can you see this triangle? Okay, I call it triangle OAB. Triangle OAB. So use triangle law of vector addition. What triangle law says? Triangle law says there's vector in same order. उनका जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में आएगा. तो आप लिख सकते हैं यहाँ से OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर will be equal to OB वेक्टर. Can check. OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर is equal to OB वेक्टर. OA वेक्टर क्या है आपका RA, AB वेक्टर क्या है SAB is equal to RB. So it is SAB. Displacement from A to B is position of B minus position of A, guys. So if I call A initial and B final, then it is better to remember displacement from initial to final as final position vector minus initial position vector. It is better than the older one to remember. Now displacement का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ से वहां गया, कैसे गया, कौन से रास्ते से गया पता नहीं, ये डिटेल में हम बात कर रहे होंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में. यहाँ सिर्फ वेक्टर है इसीलिए हम देख रहे हैं. ठीक है, तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं. ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये है, से ए बॉडी मूव्स फ्रॉम point P whose coordinates are 1, 2, -3 meter to point Q whose coordinates are 0, -1, -2 meter. Find displacement of the body. So how you find displacement of the body is easy. You just write PQ वेक्टर. कहां से कहां जा रहा है, P से Q. यस, तो आप क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ Q माइनस पोजीशन ऑफ P. ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. अगर मेरा Q से P जा रहा होता तो मैं क्या लिखता, RP माइनस RQ. तो बताइए RP Q कैसे लिखेंगे आप, 0 I कैप प्लस -1 J कैप प्लस -2 K कैप. बच्चों ये कौन सा वेक्टर है, RQ. माइनस RP कैसे लिखूंगा मैं, 1 I कैप plus 2j cap plus -3 k cap. So what will you have, 0 minus 1 means minus I cap, -1 plus 2 not plus. अब कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं काम करता हूँ, 0 तो चला ही गया, ये क्या आ गया आपके पास, -j cap -2k cap. इसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -I cap -2j cap plus 3k cap. So I cap का तो एक ही टर्म है तो वही रहेगा. j cap बच्चों दो जगह दिख रहा है, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3j cap. ठीक है, और -2 plus 1 so it will be plus k cap meter. This will be the displacement. If somebody asks what is magnitude of displacement, you can easily write it will be 1 plus 9 plus 1, so it will be root of 11 meters. Okay, so I end my class here. इसके आगे काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे होंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर्स. एंड यहाँ तक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए जो मैं आपको दूंगा, उन्हें करिए आप, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.